हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। तो हम लोगों की जो प्रीवियस क्लास हुई थी किसकी हुई थी? लिंग की हुई थी, है ना। आज जो क्लास होने वाली है वो किसकी होगी? वचन की होगी। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? वचन पढ़ेंगे। और मैंने आपको क्या बताया था कि संज्ञा के अंदर ही हम लोग को अंतर्गत ही क्या क्या पढ़ना है? लिंग पढ़ना है, वचन पढ़ना है और क्या पढ़ना है? कारक पढ़ना है। तो आज जो क्लास होने वाली होगी वो किसकी होगी? वचन की होगी। और जो हमारी अगली क्लास होगी वो कारक की होगी। तो बिना देर करते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले वचन की परिभाषा क्या कहती है ना। तो यहाँ क्या है कि संज्ञा के जिस रूप से वस्तु का एक होना अथवा दो या दो से अधिक होने का बोध होगा वो क्या कहलाएगा? वचन कहलाएगा। ठीक है, अब हिंदी भाषा में अगर बात की जाए तो वचन कितने प्रकार के होते हैं? केवल और केवल दो प्रकार के होते हैं, है ना। वचन के प्रकार, अगर हिंदी भाषा की बात की जाए तो वचन केवल दो प्रकार के होते हैं। पहला हम लोग का क्या होता है? एक वचन, और दूसरा क्या होता है? बहुवचन, है ना। अब यहाँ से बात क्या आती है कि एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है ना। तो एक वचन का मतलब क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप से क्या बोध होगा? केवल एक वस्तु का बोध होगा, वहां पर क्या हो जाएगा? एक वचन होगा, यानी एक वस्तु का बोध हो। जैसे अगर देखा जाए लड़का, है ना, किताब, रात, ये सब क्या हो जाएगा? एक वचन। जैसे उदाहरण में लड़का, ठीक है, लड़का हो गया, किताब हो गया, रात हो गया, तो ये सब क्या हो जाएगा? एक वचन। बहुवचन का मतलब क्या है? संज्ञा के जिस रूप से किसका? दो या फिर दो से अधिक, ठीक है, वस्तु का बोध होगा वो क्या कहलाएगा? बहुवचन कहलाएगा। कहने का मतलब क्या है? दो वस्तु होना चाहिए या फिर दो से अधिक होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा उदाहरण हम लोग का, जैसे लड़के ना, यानी लड़का का बहुवचन हम क्या देख रहे हैं? क्या बन जाएगा यहाँ पे? लड़के। उसी प्रकार से किताब का क्या हो जाएगा? किताबें। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि वचन क्या होता है, वचन के प्रकार कितने होते हैं, है ना। तो इतना तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन परीक्षा में, एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार किए जाते हैं ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो परीक्षा में अगर देखा जाए तो आपको कोई भी चार क्या शब्द दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें से कौन सा शब्द है जो एक वचन है या फिर बहुवचन है ना। या फिर आपको क्या दे दिया जाएगा? ऑप्शन में कोई ऐसा शब्द दे दिया जाएगा जो कि सदैव क्या होगा? एक वचन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न जब आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ नियम पढ़ेंगे, है ना, कि एक वचन से बहुवचन बनाने के क्या क्या नियम हैं। तो यहाँ पे हम लोग को एक वचन से बहुवचन बनाने के दो नियम पढ़ने हैं। पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहला हम लोग जो पढ़ेंगे, एक हम लोग का जो होगा निर्विभक्ति रूप में पढ़ेंगे, निर्विभक्ति रूप। और दूसरा जो रूप हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे? सविभक्ति रूप। अब यहाँ पे हम सबसे पहले जानते हैं कि निर्विभक्ति रूप में हम लोग को क्या पढ़ना है। ठीक है, निर्विभक्ति रूप में हम लोग को कुछ नियम पढ़ने होंगे और सविभक्ति रूप में भी कुछ नियम पढ़ने होंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि निर्विभक्ति रूप होता क्या है। अब देखिए यहाँ से निर का मतलब क्या होता है? नहीं, और विभक्ति का मतलब क्या होता है? कारक चिन्ह, है ना, कारक चिन्ह, जो कि हम लोग अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं कि कारक और कारक चिन्ह क्या होता है ना। ने, से, को, ये सब क्या है? कारक चिन्ह। तो नहीं कारक चिन्ह, यानी कि निर्विभक्ति रूप का मतलब कि संज्ञा यानी ऐसे शब्द जिनके साथ कारक चिन्ह न आया हो वो किस रूप में होंगे? निर्विभक्ति रूप में होंगे। ठीक है, जैसे अगर बोल दिया जाए लड़का, है ना, या फिर बोल दिया जाए रात, तो ये सब कैसा है? इन सब के साथ कारक चिन्ह नहीं आया है तो ये निर्विभक्ति रूप में है। अब यहाँ से देखते हैं सविभक्ति रूप क्या होता है। स का मतलब क्या होता है? साथ में। और विभक्ति का मतलब मैंने क्या बताया? कारक चिन्ह, यानी जिनके साथ कारक चिन्ह आया होगा वो क्या कहलाएंगे? सविभक्ति रूप में होंगे। ठीक है, जैसे अगर देख लिया जाए लड़कों ने, है ना,
यानी ने यहाँ पे क्या आया है, कारक चिन्ह आया है, इसलिए लड़का से क्या बन गया, लड़को बन गया। फिर यहाँ पे जैसे रातों से, है ना, से कारक चिन्ह आने के कारण क्या हुआ, ये रात क्या बन गया, रातों बन गया, है ना। तो इस प्रकार से हमें बहुत से कंफ्यूजन होते हैं कि कहीं कहीं पर लड़का का बहुवचन लड़के हो जाता है और कहीं कहीं पर लड़का का बहुवचन लड़कों हो जाता है ना। तो ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए है कि अगर वो बिना विभक्ति के आएगा, ठीक है, बिना विभक्ति के आएगा तो लड़का का बहुवचन हम लोग क्या बनाएंगे, लड़के बनाएंगे, और अगर विभक्ति के साथ आता है, कारक के साथ आता है, तो वहाँ पे लड़का का जो बहुवचन होता है वो लड़कों हो जाता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन से नियम है उसको देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे निर्विभक्ति रूप में पहला नियम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे निर्विभक्ति रूप में पहला नियम क्या है, ठीक है। पहला नियम क्या है कि आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में आ के स्थान पर ए लगाकर क्या करते हैं, बहुवचन बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या आया है, आकारांत पुल्लिंग संज्ञा, ठीक है। इसके पहले मैंने आप लोगों को लिंग क्यों पढ़ाया, क्योंकि वचन पढ़ते समय लिंग का बहुत ही बड़ा यहाँ पे रोल है, ठीक है। जैसे आपसे बोल दिया जाएगा कि आकारांत पुल्लिंग संज्ञा में अगर आ रहेगा तो उसके स्थान पे बहुवचन बनाते समय क्या लगाना है, ए लगाना है। अब अगर ऐसा रहेगा कि वहाँ पे आकारांत स्त्रीलिंग हो जाएगा और आप उसका बहुवचन क्या करेंगे, ए लगा के बना देंगे, तो वो क्या होगा, गलत होगा, है ना। केवल आकारांत पुल्लिंग संज्ञा में ही आ को हटाकर उसके स्थान पर जब ए लगाया जाता है तो वो उसका क्या हो जाता है, बहुवचन रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पे आकारांत का मतलब क्या है, कारांत का मतलब क्या होता है, से अंत होने वाला, है ना, से अंत होने वाला। और यहाँ पे क्या आ गया है, आ का मतलब हो जाएगा क्या, जिस शब्द का जो अंत हो वो किससे हो, आ से हो, ठीक है। जैसे हो गया राजा, तो राजा में जा आ, उस शब्द का अंत किससे हो रहा है, आ से हो रहा है, तो वो कैसा शब्द हो जाएगा, आकारांत हो जाएगा, है ना। तो आकारांत का मतलब यहाँ से यही है। पुल्लिंग संज्ञा लिंग पढ़ाया है, तो जो भी यहाँ पे शब्द लिखा जाएगा वो आपको समझ में आएगा कि इसमें स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, ठीक है। अब जैसे इसका हम उदाहरण समझते हैं। पहला एग्जाम्पल जैसे अगर हम देखें यहाँ पे क्या, पहिया, ठीक है। अब पहिया कैसा है, पहिया क्या है, पुल्लिंग है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंत में क्या आया है, य धन आ, यानी क्या आया है, आ आया है। और यहाँ पे बोला गया है कि जब भी हमको इसका बहुवचन बनाना है, इस आ को क्या करना है, हटा देना है, और इसके स्थान पे हमको क्या ला देना है, ए ला देना है, ठीक है। यानी जब ये ए इस य से जुटेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, पहिए, ठीक है। और यहाँ पे बिंदी नहीं होगा, ठीक है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो बिंदी लगता है वो कब लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे बिंदी नहीं लगेगा। जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर देखा जाए, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, भैंस, ठीक है। अब भैंस है, अब भैंस को अगर यहाँ पे हम देखें क्या आ रहा है, अ आ रहा है ना। यहाँ पे भैंस नहीं, हम लोग क्या लेंगे, भैंसा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्त्रीलिंग नहीं बल्कि आकारांत पुल्लिंग ले रहे हैं, पुल्लिंग संज्ञा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, भैंसा। तो यहाँ पे ये आ रहा है और इस आ को हम लोग हटाएंगे, यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, ए जोड़ देंगे, यानी इसका जो क्या बन जाएगा, बहुवचन क्या बन जाएगा, भैंसी, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत से जो हमारे आकारांत पुल्लिंग संज्ञा होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके पीछे से आ को हटाकर उसके स्थान पर क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, और उसका बहुवचन बन जाएगा, ठीक है। तो ये निर्विभक्ति रूप में हमारा पहला नियम था। अब दूसरा नियम यहाँ पे क्या कहता है कि अकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत और उकारांत, ऋकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में प्रायः
प्रायः, ठीक है, प्रायः का मतलब 100% से बिल्कुल भी नहीं है, एक वचन होती हैं और इनका जो एक वचन होता है वही क्या होता है, बहुवचन भी होता है। मतलब जो इसका एक वचन होता है वही क्या होता है, बहुवचन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, केवल आ को छोड़कर बाकी सब जिससे अ, ई, बड़ी, ऊ, बड़ा, ऊ, री, इन सब से जिसका भी अंत हो रहा है वो क्या हो, पुल्लिंग हो, तो उसका जो हम लोग का एक वचन जो संज्ञा एक वचन होता है उसका बहुवचन भी क्या होता है, वही बनता है। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अगर दिन, ठीक है, दिन क्या होता है, पुल्लिंग होता है ना, तो दिन का अगर हम लोग बहुवचन बनाना चाहेंगे तो क्या बनेगा, दिन ही बनेगा, है ना। फूल का अगर हम लोग बहुवचन बनाना चाहेंगे तो क्या बनेगा, फूल ही बनेगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग भालू का बहुवचन बनाना चाहे तो क्या बनेगा, भालू ही होगा। ठीक है, साधु का बहुवचन बनाना चाहे तो क्या होगा, साधु ही होगा। ठीक, साधु हुई, हाँ, साधु का क्या होगा, साधु ही होगा। अगर हाथी का बहुवचन बनाना चाहे तो हाथी ही होगा, है ना। इस प्रकार से बहुत ऐसे शब्द है, ठीक है, जिनका एक वचन और बहुवचन क्या होता है, सेम होता है। अब यहाँ पे हम समझते हैं, जैसे आपको यहाँ पे क्या लगता होगा कि कभी कभी फूल का जो बहुवचन होता है फूलों भी होता है ना, हाथी का बहुवचन हाथियों भी होता है ना। तो वो जो फूलों और हाथियों होता है वो कब होगा, जब उसके साथ कारक चिन्ह आएगा। ठीक है, जैसे अगर हम लोग यहाँ सबसे पहले समझते हैं कि अगर जैसे फूल है तो उसका बहुवचन रूप फूल ही कैसे होगा। जैसे अगर यहाँ लिखे हम बगीचा में फूल खिला है, ठीक है, और यहाँ पे लिखे हम बगीचा में फूल खिले हैं, फूल खिले हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, बगीचा में फूल खिला है और बगीचा में फूल खिले हैं। तो यहाँ पे जो ये फूल का प्रयोग किया गया है वो किस रूप में है, क्योंकि इसकी जो क्रिया है वो किस रूप में आई है, एक वचन में आई है, इसलिए ये फूल भी यहाँ पे क्या है, एक वचन में ही है ना। फिर उसके बाद हम दूसरा वाक्य में क्या देख रहे हैं कि बगीचा में फूल खिले हैं। अब इसकी जो क्रिया है वो किस रूप में आई है, बहुवचन में आई है ना, यानी ये फूल भी यहाँ किस रूप में आया है, बहुवचन में ही आया है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब हम एक वचन में इसका प्रयोग कर रहे थे तब पर भी फूल लिखा, बहुवचन में इसका प्रयोग कर रहे थे तब पर भी फूल लिखा, यानी एक वचन और बहुवचन में इनका रूप क्या है, सेम है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका जो एक वचन होता है वही उनका क्या होता है, बहुवचन होता है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे अगर देखा जाए भालू दौड़ रहे हैं, भालू दौड़ रहे हैं, और यहाँ क्या हो जाएगा, भालू दौड़ रहा है। अब यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, भालू दौड़ रहे हैं। अब इसकी जो सहायक क्रिया किस में है, बहुवचन में, यानी हमारी जो संज्ञा भी होगी, नाउन जो संज्ञा जो होगा वो किस में होगा, बहुवचन में ही होगा, यानी ये भालू यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुवचन में। फिर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो हमारी क्रिया है वो किस रूप में है, एक वचन में है, यानी हमारी ये संज्ञा किस में होगी, एक वचन में ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इसका बहुवचन रूप और इसका एक वचन रूप दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम लोग क्या देखते हैं, तीसरा नियम इसमें क्या है। ठीक, अब यहाँ पे तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम क्या कह रहा है कि अकारांत, अब स्त्रीलिंग संज्ञा की बात हो रही है ना, अकारांत स्त्रीलिंग यानी जिसके अंत में अ हो और वो कैसी संज्ञा हो, स्त्रीलिंग संज्ञा हो। ठीक है, संज्ञा के अंत में हम लोग क्या करेंगे, अ के स्थान पर ए लगाकर तथा जो आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाएं होंगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, आ के बाद ए जोड़कर बहुवचन बनाएंगे। ठीक है, अब जैसे हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, रात, रात में हमारा जो अंतिम वर्ड आया है वो क्या है, अ, और हमें रात पता है कैसी संज्ञा है, स्त्रीलिंग संज्ञा है।
है ना। तो ये रात में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, ये रात को जब हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, त धन अ आएगा, है ना। इसी अ के स्थान पर यानी इस अ को हटा देंगे और ये हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो यहाँ से जब ये ए इसके साथ जुटेगा तो त को क्या करेगा, पूरा करेगा और ये रातें हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये जो ए है इस पे क्या है, चंद्र बिंदु है। तो ये जो बिंदु है ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से रात का जो बहुवचन बन जाएगा निर्विभक्ति रूप में वो क्या हो जाएगा, रातें। और यहाँ पे क्या लगेगा, बिंदु लगेगा। और हमने इसके जस्ट पीछे अभी पढ़ा था कि जब आकारांत पुल्लिंग पढ़ रहे थे तो उसमें जब हम लोग परिवर्तन कर रहे थे तो जब ए में वो परिवर्तित हो रहा था तो उस पे बिंदु नहीं लगा था, ठीक है। तो केवल जब स्त्रीलिंग संज्ञाएं आएंगी तो जब हम परिवर्तन करेंगे तो वहाँ पे यहाँ क्या हो जाएगा, बिंदु लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से रात का क्या बन जाएगा, रातें हो जाएगा, है ना। सड़क का क्या हो जाएगा, सड़कें हो जाएगा, है ना। बोतल का क्या हो जाएगा, बोतलें हो जाएगा। लता का क्या होगा। अब यहाँ पे हम क्या देखें कि आकारांत, है ना, आकारांत स्त्रीलिंग जो संज्ञाएं हैं उसमें आ के बाद हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ए को जोड़ देंगे, लेकिन आ को हमें हटाना नहीं है, ज्यों का त्यों क्या करेंगे, उसके आगे हमें ए को जोड़ देना है। तो लता को हम लता लिखेंगे और उसमें क्या जोड़ देंगे, ए जोड़ देंगे, यानी लता से हमारा जो बहुवचन बना वो क्या हो जाएगा, लताएं। इसी प्रकार से कक्षा का बहुवचन क्या हो जाएगा, कक्षाएं। और सभा का बहुवचन क्या हो जाएगा, सभाएं, ठीक। ये था हमारा तीसरा नियम, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, चौथा नियम यहाँ पे क्या कहता है कि इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में या लगाकर या फिर ईकारांत संज्ञा में जो ई है यानी जो बड़ी ई है उसको हम लोग क्या करेंगे, छोटी ई में परिवर्तित करके बहुवचन बनाते हैं, ठीक है। अगर इकारांत स्त्रीलिंग आता है, ठीक है, यानी उसमें छोटी ई है तो उसको हमें दीर्घ नहीं करना है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। बस क्या करना है, अगर छोटी ई रहती है तो हम लोग क्या करेंगे, या लगा देंगे। लेकिन जब अगर बड़ी ई रहती है तो उसमें हम क्या करेंगे, उसको छोटी ई में परिवर्तित करके तब या का प्रयोग करेंगे और वहाँ पे क्या बन जाएगा, वो बहुवचन बन जाएगा। जैसे अगर देखें हम यहाँ पे क्या है, छड़ियाँ, ठीक है। तो यहाँ ये छड़ी से यहाँ पे क्या है, बड़ी ई है, तो इसलिए इसको हम किस में परिवर्तित कर देंगे, छोटी ई में परिवर्तित कर देंगे और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, छड़ियाँ, ठीक है। अब यहाँ पे रीति है तो रीति में भी क्या है, छोटी ई है, यानी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रीतियाँ, ठीक। फिर यहाँ क्या देख रहे हैं, रजाई है। रजाई में ये क्या है, अपने जो हमारा स्वर है वो अपने मूल रूप में आया है, तो सेम वही करना है। ये बड़ी ई है, उसमें उसको हम लोग क्या कर देंगे, छोटी ई कर देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, रजाइयाँ, ठीक। फिर यहाँ क्या है, सवारी है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हम लोग का, सवारियाँ। छोटी ई में, इसमें भी क्या, छोटे बड़ी ई को किस में परिवर्तित कर देंगे, छोटी ई में, ठीक है। फिर यहाँ पे पांचवा नियम क्या कहता है कि उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में ए लगाकर, यानी जब छोटा ऊ आएगा तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, बस क्या करना है, ए लगा देना है। लेकिन जब बड़ा ऊ आएगा, ठीक है, बड़ा उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में जो बड़ा ऊ होगा उसको हम किस में परिवर्तित कर देंगे, छोटे ऊ में परिवर्तित कर देंगे और उसके बाद फिर क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। सेम जिस प्रकार से इसमें प्रोसेस था सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। जैसे हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, वस्तु। अब वस्तु में क्या है, छोटा ऊ पहले से लगा हुआ है, यानी इसमें हमको कोई परिवर्तन नहीं करना है, बस क्या लगा देना है, ए लगा देना है। तो वस्तु से बहुवचन इसका क्या बन गया, वस्तुएं बन गया। अब यहाँ देख रहे हैं वधु है ना। वधु में क्या है, बड़ा ऊ है, लेकिन अब बड़ा ऊ से हमें किस में इसको परिवर्तित करना होगा, छोटा ऊ में, और फिर क्या करना है, ए लगा देना है। तो वधु का जो बहुवचन बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, वधुएं हो जाएगा। अब यहाँ पे छठा नियम क्या कह रहा है कि किसी या अंत वाली स्त्रीलिंग संज्ञा, यानी कोई ऐसी स्त्रीलिंग संज्ञा जिसका अंत किससे हो रहा हो, या से हो रहा हो, है ना।
तो या के ऊपर केवल क्या लगाना है, चंद्र बिंदु लगाएंगे और वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। तो चिड़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा, चिड़िया हो जाएगा, है ना। इस या पे हम लोग क्या कर देंगे, चंद्र बिंदु लगा देंगे। यानी चिड़िया में जब चंद्र बिंदु नहीं लगा रहता तो वहाँ क्या होगा, एक वचन की बात होगी, और जैसे ही हम लोग चंद्र बिंदु लगा देते हैं वहाँ पे किसकी बात होती है, बहुवचन की बात होती है। इसी प्रकार से कुटिया में क्या हो जाएगा, कुटियाँ हो जाएगा, है ना। तो ये हम लोगों ने जो 6 नियम पढ़ा वो किस में पढ़ा, निर्विभक्ति रूप में पढ़ा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, दूसरा जो हम लोग का रूप है वो क्या है, सविभक्ति रूप। ठीक है, सविभक्ति रूप में ही हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ क्या आएगा, कारक चिन्ह आएगा, जहाँ पे हम लोग का ये कन्फ्यूजन दूर होगा कि कहीं कहीं पर लड़का का जो बहुवचन बनता है वो लड़के हो जाता है और कहीं कहीं पर लड़कों कैसे हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, सविभक्ति रूप देखेंगे। ठीक, अब दूसरा जो हम लोग को पढ़ना है, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, सविभक्ति रूप पढ़ेंगे। ठीक है, सविभक्ति रूप में हम लोग को केवल 2 नियम देखना है। पहला नियम क्या है कि निर्विभक्ति रूप से बहुवचन बने, यानी जो निर्विभक्ति रूप है, जैसे लड़का है ना, लड़का का बहुवचन जब हम बनाते हैं तो क्या बनता है, लड़के बनता है। तो जब निर्विभक्ति रूप से जो भी बहुवचन बनता है, किसी संज्ञा के साथ कोई कारक चिन्ह आए। ठीक है, अगर किसी भी संज्ञा के साथ कोई कारक चिन्ह आता है तो ऐसी संज्ञाओं में ओ या यो का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब क्या है कि पहले तो हम यहाँ से ये जान लेते हैं कि ओ का प्रयोग कहाँ पर करेंगे और यो का प्रयोग कहाँ पर करेंगे। तो अगर यो का प्रयोग वहाँ पे करेंगे जहाँ पर जिसका, यानी कि जब छोटी ई और बड़ी ई से जिस शब्द का अंत हो रहा हो, चाहे वह पुल्लिंग हो या फिर स्त्रीलिंग संज्ञा हो, उसके अंत में हमको क्या जोड़ देना है, यो जोड़ देना है। यानी इसका प्रयोग केवल किसके साथ करना है हम लोगों को, यो का प्रयोग जिसका अंत छोटी ई से या फिर बड़ी ई से हो। ठीक है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, जैसे यहाँ पे क्या है, स्त्री है ना, स्त्री में अगर इसका हम निर्विभक्ति रूप में बहुवचन बनाते तो क्या बनता, स्त्रियां बनता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए बड़ी ई था, बड़ी ई का परिवर्तन किस में करना था, छोटी ई में। ठीक है, हम लोगों ने पीछे पढ़ा किसमें, निर्विभक्ति रूप में, और फिर उसके बाद क्या लगाना होता है, या लगाना होता है। अब अगर हम सविभक्ति रूप में इसको अगर हमें परिवर्तित करना हो या कारक चिन्ह के साथ लाना हो तो कैसे लाएंगे, स्त्री से स्त्रियां बना। अब हम क्या देख रहे हैं, स्त्री में अंत में क्या आया है, ई आया है ना। तो ई जब आता है तो यहाँ पे हम लोग जब भी कारक चिन्ह, कोई भी कारक चिन्ह जोड़ते हैं तो वहाँ पे ओ न होकर बल्कि क्या हो जाएगा, यो हो जाएगा, केवल छोटी ई और बड़ी ई के लिए। तो यहाँ पे इसका कारक चिन्ह के साथ क्या बन गया, स्त्रियों, यो ने यो जुट गया, ने कारक चिन्ह आते ही स्त्री में क्या जुट गया, यो। तो इसका सविभक्ति रूप क्या हो गया, स्त्रियों ने। ठीक है, और बाकी सब जो भी रहेगा, यानी जिसका अंत अ से होगा या आ से होगा, उ से होगा, उन सभी के साथ अगर कारक चिन्ह आता है तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ओ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे देखते हैं ये घोड़ा है, जब इसका हम निर्विभक्ति रूप बनाते हैं तो क्या बनता है, घोड़े बनेगा। और जैसे ही सविभक्ति या कारक चिन्ह उसके साथ हम ला देते हैं घोड़ा के साथ, तो ये ओ किस में परिवर्तित हो जा रहा है, घोड़ा किस में परिवर्तित हो जा रहा है, घोड़ों। तो यहाँ क्या हो गया, सविभक्ति के साथ इसका घोड़ों की। जैसे गधा हो गया, गधा का निर्विभक्ति रूप क्या बन जाएगा, बहुवचन बनाएंगे तो गधे बन जाएगा, और सविभक्ति कारक चिन्ह के साथ बनाएंगे तो गधों ने। ठीक है, फिर उसके बाद देख रहे हैं भक्त, भक्त का अगर हम लोग बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा, भक्त होगा। क्यों भक्त हो गया, क्योंकि ये क्या है, अकारांत पुल्लिंग है, और हमें ये पता है कि अकारांत पुल्लिंग का एक वचन और बहुवचन क्या होता है, सेम होता है। इसलिए भक्त से इसका निर्विभक्ति रूप में बहुवचन क्या हो जाएगा, भक्त ही होगा, और सविभक्ति बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, भक्तों ने या भक्तों को। ठीक है, यहाँ हम लोग कोई भी कारक चिन्ह ला सकते हैं, बस इसका हम परिवर्तन देख रहे हैं, किसका परिवर्तन, ओ मतलब या कहाँ पे ओ जुट जा रहा है और कहाँ पे यो हो जा रहा है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग यहाँ किसी वाक्य के माध्यम से समझते हैं, जैसे अगर देखा जाए हाथी पुल पार
कर रहा था। ठीक, फिर हाथी पुल पार कर रहे थे। फिर है हाथियों ने पुल पार किया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये 3 वाक्य यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, किसमें सविभक्ति है, किसमें निर्विभक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हाथी पुल पार कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये हाथी संज्ञा आया है वो किस रूप में है, एक वचन में है ना, एक वचन में है। फिर यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हाथी पुल पार कर रहे थे। यहाँ पे जो क्रिया आई है, सहायक क्रिया किस रूप में आई है, बहुवचन में आई है, यानी ये संज्ञा यहाँ पे किस रूप में है, बहुवचन में है ना। और इन दोनों के साथ यहाँ पे कोई भी कारक चिन्ह आया है नहीं, यानी ये दोनों रूप कैसा है, निर्विभक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों रूप कैसा है, निर्विभक्ति है। फिर हम क्या देख रहे हैं, हाथियों ने पुल पार किया। एक हाथी की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, बल्कि ढेर सारी हाथी की बात हो रही है। और कारक चिन्ह आते ही ये हाथी किस में परिवर्तित हो गया, हाथियों में परिवर्तित हो गया। और यही क्या है, सविभक्ति रूप, जो कि बहुवचन में है ना। यही क्या है, सविभक्ति रूप, और जो कि किस में है, बहुवचन में है। ठीक है, तो यही रीज़न है कि कहीं कहीं पर लड़का का जो बहुवचन बन जाता है लड़के होता है जब वो निर्विभक्ति रूप में रहता है, और जैसे ही उसके साथ कोई भी कारक चिन्ह आता है तो उसका जो बहुवचन बन जाता है वो क्या हो जाता है, लड़कों हो जाता है। इसी प्रकार से फूल कहीं पर एक वचन में क्या रहता है, वही रहता है, बहुवचन में भी वही, लेकिन जैसे ही कारक चिन्ह आता है उसके साथ तो क्या हो जाता है, फूलों हो जाता है ना। ठीक, अब यहाँ पे ये हो गया हम लोग का पहला नियम सविभक्ति का। ठीक है, दूसरा क्या है, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो संज्ञा ब्रैकेट में है आकारांत पुल्लिंग एक वचन होती है, यानी ऐसी संज्ञा जो कि क्या हो, आकारांत पुल्लिंग हो और प्लस एक वचन होती है, यदि उनके साथ कोई भी कारक चिन्ह लाया जाता है, ठीक है, तो ऐसी संज्ञा में एक वचन के साथ भी किसका प्रयोग हो जाता है, ए का प्रयोग होता है। अब इसे हम समझते हैं वाक्य के माध्यम से। जैसे अगर आपसे कहा जाए लड़का ने रोटी खाई, ठीक, फिर कहा जाए लड़के ने रोटी खाई, और फिर लड़कों ने रोटी खाई, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, लड़का ने रोटी खाई, लड़के ने रोटी खाई, लड़कों ने रोटी खाई। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा जो वाक्य है इसमें गलत है, ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे पहचानेंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर जो भी संज्ञा एक वचन होगा, यदि उनके साथ कोई भी कारक चिन्ह आएगा तो ऐसी संज्ञाएं जो होती हैं एक वचन के साथ भी अपने साथ किसका प्रयोग कर लेती हैं, ए का प्रयोग कर लेती हैं। जैसे अगर देखा जाए लड़का ने रोटी खाई, लड़के ने रोटी खाई और लड़कों ने रोटी खाई, तो अगर इस दूसरे वाक्य को यहाँ पे देखा जाए लड़के ने रोटी खाई, यही बात कहा गया है कि कभी कभी क्या होगा, एक वचन के साथ भी ए का प्रयोग किया जाता है। तो यही जो लड़का था उसमें क्या कर दिया गया, लड़के कर दिया गया, और लड़के ने रोटी खाई यानी एक लड़के की बात हो रही है, यानी ये वाक्य यहाँ पे एकदम सही है। और इस लड़के का प्रयोग किस रूप में किया गया है, एक वचन के रूप में किया गया है। फिर यहाँ देखते हैं लड़कों ने रोटी खाई, यानी ये ने जैसे ही यहाँ पे कारक चिन्ह आया ये लड़कों बन गया, और ये किस रूप में है, बहुवचन में है, और यह सविभक्ति के साथ है, यानी सविभक्ति रूप है। ठीक है, ये किस रूप में है, बहुवचन में, यानी ये भी वाक्य राइट है, ये भी वाक्य राइट है। लड़का ने रोटी खाई बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, लड़के ने रोटी खाई, यानी ये यहाँ से क्या हो जाएगा, गलत होगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ से वाक्य शुद्धिकरण की दृष्टि से ये जो पॉइंट है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना।
अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे देखा जाए देखते हैं, घोड़ा ने रस्सी तोड़ दी। और दूसरा यहाँ पे वाक्य क्या है, घोड़े ने रस्सी तोड़ दी। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि ये जो दोनों वाक्य दिए गए हैं इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, घोड़ा ने रस्सी तोड़ दी और घोड़े ने रस्सी तोड़ दी, है ना। तो यहाँ घोड़े ने रस्सी तोड़ दी यानी इस घोड़े का प्रयोग किस रूप में किया गया है, एक वचन रूप में किया गया है ना। ये नियम यही कह रहा है कि अगर आकारांत पुल्लिंग जो होता है एक वचन में होता है, अगर उसके साथ कारक चिन्ह लाया जाता है तो क्या किया जाता है, एक वचन के साथ भी किसका प्रयोग कर दिया जाता है, ए का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ घोड़ा न होकर बल्कि एक वचन के साथ किसका प्रयोग कर दिया जाएगा, ए का प्रयोग कर दिया जाएगा, यानी दूसरा वाक्य यहाँ से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। घोड़ा ने रस्सी तोड़ दी गलत है, बल्कि क्या होगा, घोड़े ने रस्सी तोड़ दी। जैसे ही कारक चिन्ह आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी आकारांत पुल्लिंग होगा उसके साथ एक वचन रूप में हमें ए का प्रयोग करना है, वो अपने इस रूप में मूल रूप में अगर देखा जाए तो नहीं होगा। ठीक है, यानी ये वाक्य क्या है, गलत है और घोड़े ने रस्सी तोड़ दी क्या है, सही है। ठीक है, अब यहाँ से यही 2 पॉइंट था सविभक्ति रूप में। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वचन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे हम अब उसको देखेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है और वहीं से ही सबसे ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न किए जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या उनको देखते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उसमें कि कुछ संज्ञाओं के साथ अगर क्या आ जाए, गण आ जाए, वृंद, लोग, जन आदि, ये सब शब्द लगाकर हम क्या कर सकते हैं, उनका बहुवचन बना सकते हैं और इनके साथ ओ या यो का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसको अभी हम बाद में समझते हैं। कहने का मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको अगर हम किसी संज्ञा के पीछे लगा देते हैं, ठीक है, एक प्रकार से ये क्या हो गए, प्रत्यय भी हो गए, तो वो क्या बन जाते हैं, बहुवचन बन जाते हैं। ये जो चारों यहाँ पे शब्द दिए गए हैं इसका मतलब क्या होता है, का समूह। क्या होता है, का समूह। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग देखें, पहला क्या है यहाँ पे, बालकगण, यानी बालकगण का मतलब क्या होता है, बालकों का समूह। तो ये क्या है यहाँ पे, बहुवचन। क्यों, क्योंकि यहाँ गण लगा है। इसी प्रकार से विद्यार्थीगण यानी विद्यार्थियों का समूह, है ना। स्त्री जन यानी स्त्रियों का समूह, नारी वृंद यानी नारियों का समूह। तो जहाँ पर भी गण, वृंद, लोग, जन ये शब्द लग जाएगा, ये प्रत्यय लग जाएगा, तो वो कैसे शब्द हो जाएंगे, बहुवचन में होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट क्या है कि इनके साथ, किनके साथ, यानी जिनके साथ गण, वृंद, लोग, जन ये सब आ जाए, उनके साथ किसका, ओ का और यो का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, इसे हम वाक्य के माध्यम से समझते हैं। जैसे कैसे, तो यहाँ पे है जैसे भक्तजन से अनुरोध है कि, भक्तजन से अनुरोध है कि वे प्रसाद लेकर जाएं, है ना। फिर दूसरा यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि भक्तजनों से अनुरोध है कि, अनुरोध है कि वे प्रसाद लेकर ठीक जाएं।
अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, भक्तजन से अनुरोध है कि वे प्रसाद लेकर जाएं। भक्तजनों से अनुरोध है कि वे प्रसाद लेकर जाएं। अब इसमें हम लोग को क्या देखना है कि इन दोनों वाक्य में से कौन सा वाक्य शुद्ध है यानी सही है। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला कि जहाँ पर भी गण वृंद लोग जन आ जाए वहाँ पर ओ या यो का प्रयोग नहीं करना है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि भक्त जनों से अनुरोध है, जन शब्द आ रहा है फिर भी यहाँ पे क्या लग जा रहा है, ओ लग जा रहा है, यानी ये वाक्य क्या है, यहाँ पे गलत है। ठीक है, ये ऑलरेडी ये पहले से ही किसमें है, बहुवचन में है, तो इसमें हम ओ लगाकर या यो लगाकर इसको फिर से बहुवचन नहीं बनाएंगे, है ना। ये पहले से ही ये जन लोग वृंद गण क्यों लगाया जा रहा है, बहुवचन बनाने के लिए ही लगाया जा रहा है। तो इसलिए अब यहाँ पे ओ या यो का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, बल्कि ये वाला क्या है, सही है, क्योंकि यहाँ ओ या यो नहीं लगा है। भक्तजन से अनुरोध है कि वे प्रसाद लेकर जाएं, ये क्या है, एकदम सही है। ठीक है, तो इस पॉइंट से भी वाक्य शुद्धिकरण की दृष्टि से ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि जहाँ भी जन लोग गण ये सब आ जाएगा तो उसमें अगर हम लोग को दिख जाएगा कि यो या फिर ओ उसमें लगा है तो वो क्या होगा, गलत होगा। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है कि कुछ संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है। ठीक है, कुछ ऐसी संज्ञाएं होती हैं जिनका प्रयोग हम एक वचन में नहीं कर सकते, बल्कि वो सदैव किस में होती हैं, बहुवचन में होती हैं। जैसे हस्ताक्षर, प्राण, प्राण और दर्शन देखा जाए तो, और हस्ताक्षर, ठीक है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। ऑप्शन में ऐसे दे दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द है, और उसमें दे दिया जाएगा प्राण और जो भी अदर ऑप्शन होगा। ठीक है, तो प्राण जो है हमेशा बहुवचन में ही रहता है, इसका एक वचन भी नहीं बनेगा। ठीक है, हमेशा बहुवचन में रहने वाले शब्द हैं ये सब। ठीक, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, होश, ओट, दाम, अच्छत, बाल, रोंगटे आदि, इसी प्रकार से और भी शब्द हैं। तो अगर ये भी देखा जाए वाक्य शुद्धिकरण से इंपॉर्टेंट है, कैसे, इसको भी हम समझते हैं। जैसे अगर यहाँ पे लिख दिया जाए कि आजकल तुम्हारा बाल टूट रहा है, ठीक है, और फिर यहीं पे क्या लिख दिया जाए, आजकल तुम्हारे बाल टूट रहे हैं, टूट रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, आजकल तुम्हारा बाल टूट रहा है, आजकल तुम्हारे बाल टूट रहे हैं। और हमको ये पता है कि ये जो बाल शब्द है, बाल जो संज्ञा है वो सदैव किस में रहती है, बहुवचन में रहती है। तो यहाँ पे जो पहला वाक्य है, आजकल तुम्हारा बाल टूट रहा है, तो यहाँ पे जो क्रिया आई है वो किस में आई है, एक वचन में आई है, और यहाँ पे जो तुम्हारा आया है वो भी किस में है, एक वचन में ही है। तो इसलिए ये वाक्य क्या होगा, गलत होगा, बल्कि बाल के साथ हमें किसका प्रयोग करना है, बहुवचन का, क्योंकि बाल क्या है, बहुवचन है। तो आजकल तुम्हारे बाल टूट रहे हैं क्या है, सही है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं जो क्रिया आई है वो भी किस में है, बहुवचन में, और बाल के साथ तुम्हारा की जगह यानी तुम्हारे भी बहुवचन के रूप में ही प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या है कि कुछ संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में ही होता है। यानी जिस प्रकार से हमने क्या पढ़ा कि कुछ ऐसी संज्ञाएं थी जिनका प्रयोग किस में हो रहा था, बहुवचन में हो रहा था, है ना। अब कुछ ऐसी भी संज्ञाएं होंगी जिनका प्रयोग हमेशा किस में होगा, एक वचन में ही होगा। तो ऐसी कौन कौन सी संज्ञाएं हैं, कुछ हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे जनता, प्रजा, भीड़, पुलिस, संसद, वर्षा, पानी, और जितनी भी धातु और अधातु आएंगे, है ना, जैसे सोना, चांदी, कोयला, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब सदैव किस में रहेंगे, एक वचन में ही रहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से और भी शब्द होंगे। ठीक, अगला पॉइंट यहाँ पे क्या है कि आदरणीय व्यक्ति, आदरणीय व्यक्ति का मतलब क्या है, यानी जो हमसे क्या हो, बड़े हो, वो हमारे लिए क्या होंगे, आदरणीय ही होंगे, है ना। तो आदरणीय व्यक्ति के लिए महापुरुष जैसे महात्मा गांधी,
उच्च पदों पर जो आसीन व्यक्ति होंगे यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, ये सब है ना, व्यक्तियों का प्रयोग सदैव हम लोग किस में करते हैं? बहुवचन में ही करते हैं। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे अगर कोई वाक्य लिखा जाए कि कल प्रधानमंत्री आएगा, या फिर यहाँ लिख दिया जाए कि कल प्रधानमंत्री आएंगे, तो अब ये बताइए कि ये दोनों वाक्य में से कौन सा सही है? तो ये तो बिल्कुल गलत है। कल प्रधानमंत्री आएगा कभी एक वचन में हो सकता है? नहीं, यानी ये यहाँ पे क्या है? गलत है। यहाँ आएगा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा। कल प्रधानमंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री यानी एक उच्च पद पर आसीन व्यक्ति है, तो इसलिए इनका प्रयोग हमेशा किसमें होगा? बहुवचन। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? आएंगे, जो कि सही है। ठीक, फिर अगला पॉइंट क्या है कि प्रत्येक या फिर हर एक, हर कोई आदि, ये सब जो शब्द होंगे उनका प्रयोग सदैव किसमें होगा? एक वचन में होगा। ठीक, अनेक स्वयं बहुवचन होता है, इसका एक वचन क्या होता है? एक होता है। मतलब जो अनेक शब्द होता है फिर वह स्वयं में क्या होता है? बहुवचन, और इसका एक वचन बनाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? एक लिखेंगे। जैसे अगर आपको कोई वाक्य दे दिया जाए कि मैंने ऋषभ को अनेकों बार समझाया, और दूसरा यहीं पे दे दिया जाए कि मैंने ऋषभ को अनेक बार समझाया, है ना। अब यहाँ पे बताइए कौन सा वाक्य सही है। अब यहाँ क्या देख रहे हैं? मैंने ऋषभ को अनेकों बार समझाया। अनेक खुद में एक क्या है? बहुवचन है। तो क्या हम इसको अनेकों कर सकते हैं? नहीं, यानी ये वाक्य क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मैंने ऋषभ को अनेक बार समझाया, यानी इस अनेक का प्रयोग बहुवचन में हुआ है, यानी ये वाक्य क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे क्या है कि है का प्रयोग हम किस में करते हैं? एक वचन में। और है यानी जिसपे ये बिंदु लगा होता है उसका प्रयोग किस में करते हैं? हम लोग बहुवचन में करते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई एक वचन वाक्य लिखा जाएगा तो वहाँ अगर है आता है तो ये वाला है का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर कोई बहुवचन वाक्य आ जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग जो है का प्रयोग करते हैं उसमें हम लोग क्या लगा देते हैं? बिंदु लगा देते हैं। ठीक है, तो ये जो वचन का टॉपिक था यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, वचन में केवल इतना ही था। अब जो हम लोग का अगला जो क्लास होने वाला है वो किसका होगा? कारक का होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको क्लास पसंद आई होगी तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।